Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. So, last class. ठीक है, लास्ट क्लास हम लोगों ने बेटा एक वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन से रिलेटेड देखा था और दूसरा हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट देखा था, है ना। थर्ड में है ना, लास्ट पार्ट है इसका। सर फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा? अरे नहीं नहीं, अभी है भाई, अभी है। Specific rotation and kinetics of reaction. ठीक है, स्पेसिफिक रोटेशन एंड काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन। तो देखो या इसको ऑप्टिकल रोटेशन कर लो ना, ऑप्टिकल रोटेशन एंड काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे बेटा हो गया। वैसे ये यही की है ना, पीछे की? ये सर आई थिंक सेकंड फ्लोर की है। इसको रहने दीजिए, यहाँ पर शिफ्ट कर लिया मैंने। हो गया था। हाँ। अच्छा, मैं एक ले आया था, सोचा हाँ, अगर इन केस। ऑप्टिकल रोटेशन एंड काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, है ना, हम लोग को जो केस यहाँ पे स्टडी करना है, कंसीडर हाइड्रोलाइसिस ऑफ sugar, hydrolysis of sugar in presence of an acid, in presence of an acid। ठीक है, इसको हम लोग इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, बेसिकली होता क्या है ना, व्हाट इज द फेनोमेना हियर, थोड़ा सा उस चीज को समझते हैं हम लोग। देखो वी हैव C12H22O11 शुगर, है ना। शुगर जो है बेटा वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। आई होप ये याद है सबको, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लिवो रोटेटरी। Yes, sir. Yes, ठीक है, एक बार फिर से जस्ट ये कर लेते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब जो अपना प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ना। जैसे एक हो गया ऑर्डिनरी लाइट, जैसे ये लाइट यहाँ पे जो जल रही है ना, ये ऑर्डिनरी लाइट है। इसका जो वाइब्रेशन है वो तीनों डायरेक्शन में 3 डायमेंशनल है ना। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का है वो 3 डायमेंशनल है। ठीक है, एक होता है कि भाई जब हम ऑर्डिनरी लाइट को एक निकोल प्रिज्म से पास करवाते हैं तो वो फिर
2 डायमेंशन में आ जाता है ना, इट वाइब्रेट इन 2 डायमेंशन ओनली। ठीक है, मतलब ये कुछ ऐसा हो गया कि यहाँ पे मान लो कि एक पीपीएल है एक सिंगल प्लेन में, तो इस प्लेन के लेफ्ट साइड में भी डार्क रहेगा, इस प्लेन के राइट साइड में भी डार्क रहेगा, केवल उस प्लेन में तुमको लाइट दिखेगी, उसी को हम लोग बोलते हैं पीपीएल, है ना। सो पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उसको हम एक लाइन से इंडिकेट करते हैं, है ना, लाइक दिस, कि एक हाँ एक तुम इंस्ट्रूमेंट लो लेते हो पोलरीमीटर, पोलरीमीटर में बेटा ये जो लाइट दिखती है ये कुछ ऐसे दिखती है, राइट, है ना, येलो सोडियम लैंप वाली लाइट होती है, ये कुछ ऐसी दिखती है ना, इट लुक लाइक दिस। ठीक है, तो व्हेन व्हेन ये जो लाइट है, व्हेन वी लुक एट दिस लाइट, है ना, थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है ना, इस लाइट को जब हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के सॉल्यूशन के थ्रू देखते हैं, है ना, तो ये जो पीपीएल है ये रोटेट हो जाता है आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो अगर पीपीएल का रोटेशन क्लॉकवाइज है तो उसको हम बोलते हैं, उस टाइप के सब्सटेंस को हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस, है ना, सब्सटेंस which can rotate PPL in clockwise direction. They are known as dextrorotatory. And वैसे सब्सटेंस जो PPL को लेफ्ट साइड या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, दे आर कॉल्ड एज लीवो रोटेटरी सब्सटेंस, है ना। एक बहुत कॉमन एग्जांपल तुम ले सकते हो डेक्स्ट्रो में, तुम डी ग्लूकोज, है ना, मार्केट में ग्लूकॉन डी अवेलेबल है जैसे, ठीक है ना, तो डी ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लीवो को तुम एग्जांपल ले सकते हो तुम लीवोसेट्रिजिन, है ना, लीवो एग्जांपल तुम ले सकते हो लीवोसेट्रिजिन। ठीक है, तो C12H22O11 ये तुम्हारा होता है बेटा डेक्स्ट्रो। ठीक है, इसको हम लोगों ने रिएक्ट करवाया H2O के साथ, in presence of H plus we get C6H12O6 plus C6H12O6। एक हो गया तुम्हारा ग्लूकोज और दूसरा हो गया फ्रुक्टोज, है ना, दे आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। जो ग्लूकोज है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, जो यहाँ पे मिलता है डेक्स्ट्रो होता है, और जो फ्रुक्टोज मिलता है बेटा वो लीवो मिलता है ना, फ्रुक्टोज जो मिलता है वो लीवो मिलता है। तो इन्वर्जन क्यों बोला गया है इसको, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर का क्या मतलब है कि भाई जब शुगर था, है ना, शुगर जब था एक्वा सॉल्यूशन जब उसका था तो वो डेक्स्ट्रो था, है ना। जब हाइड्रोलाइसिस कंप्लीट हो गई, मतलब सारा शुगर जो है वो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में कंप्लीट हो गया, तो नेट रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। पहले रोटेशन क्या था हाइड्रोलाइसिस से पहले, क्लॉकवाइज रोटेशन पीपीएल का, है ना। हाइड्रोलाइसिस के बाद पीपीएल का रोटेशन क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्यों हुआ, बिकॉज लीवो के लिए जो ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू है या स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू है ना, वो ज्यादा निगेटिव होता है डेक्स्ट्रो ग्लूकोज के पॉजिटिव रोटेशन से। मतलब अगर लेट अस से डेक्स्ट्रो ग्लूकोज का मान लो कि +30 है लेट अस से, है ना, तो फ्रुक्टोज का बेटा तुम्हारा -50 होगा, तो नेट रोटेशन क्या हो जाएगा -20। ठीक है, नेट रोटेशन विल बी -20। ये आ गया समझ में, ये क्लियर है सबको बेटा? यस सर। यस यस तो सर ओवरऑल रोटेशन क्या बताया आपने? क्या क्या बोल रहे हो? इनका ओवरऑल रोटेशन क्या बताया? हाँ, बिफोर हाइड्रोलाइसिस क्लॉकवाइज रोटेशन, आफ्टर हाइड्रोलाइसिस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। मतलब हाइड्रोलाइसिस से पहले तुम्हारा पूरा जो मिक्सचर था सॉल्यूशन था दैट वाज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, हाइड्रोलाइसिस के बाद पूरा जो मिक्सचर है वो हो गया तुम्हारा लीवो रोटेटरी। ठीक है, इसलिए हम इनको इन्वर्जन बोलते हैं। इन्वर्जन का मतलब क्या हुआ, आर है अगर तो एस हो जाता है, और एस है अगर तो फिर आर हो जाता है ना। डेक्स्ट्रो का लीवो, लीवो का डेक्स्ट्रो, दैट इज कॉल्ड एज इन्वर्जन।
ठीक है, आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, ठीक है। तो देखो देखो ये जेई मेंस में नहीं आएगा, है ना? अगर आया ना तो जेई एडवांस में आएगा, मेंस में नहीं पूछेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी सिलेबस में वैसे भी ये है नहीं, है ना? तो मान लो कि θ1, θ2 and θ3, they are specific rotation of, है ना? specific rotation of sugar, glucose and fructose। ठीक है बेटा, फिर हम लोग मानते हैं आर नॉट, आर टी and R infinity, they are specific rotation of reaction mixture at t equal to 0, मतलब initially t equal to t and end of reaction, end of the reaction respectively। ठीक है, end of the reaction respectively। ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन मैं फिर से लिख रहा हूँ ना, ये रिएक्शन मैं फिर से लिख रहा हूँ। वी हैव C12H22O11 plus H2O, we get H plus, sorry, in presence of H plus, in presence of an acid, we have glucose plus fructose। ठीक है, तो at t equal to 0, ध्यान देना, at t equal to 0 कॉन्सेंट्रेशन मान लो ये वाला है A, पानी से मतलब है नहीं, 0 and 0, है ना? ये तो पता होगा, इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, दैट अभी तक आई थिंक वो क्लियर है ना? इट फॉलो, Yes, sir. है ना, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, है ना? एक्चुअली इट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना? H2O जो है वो सॉल्वेंट है, इट इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, तो ये भाई ओवरऑल ऑर्डर इसका कितना हो जाता है? 1। ठीक है, तो इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? A 0 0। ठीक है, t इक्वल टू t पे ये हो गया बेटा, A में से x गया, बचेगा कितना? A माइनस एक्स। ग्लूकोज कितना हो जाएगा? x, और फ्रुक्टोज भी हो जाएगा x। ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ रिएक्शन, है ना, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब हुआ एट द एंड ऑफ रिएक्शन आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, मतलब सारे सुगर हाइड्रोलाइज हो गए, है ना? ऑल द सुगर इज हाइड्रोलाइज्ड, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा बेटा A और ये भी हो जाएगा A। इतना क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कहीं पे किसी को कोई भी डाउट है पूछो, अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा है। No, sir. चलो ठीक है, लिख लिया, आगे बढ़ूं फिर? Sir, हाँ हर्ष बोल। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज कौन सा आइसोमर है? फंक्शनल, ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO और फ्रुक्टोज इज अ कीटोन। ओके। ठीक
ठीक है, ओके चलो ठीक है, ठीक है बेटा। सो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आप पहला चीज ये लिख लो, फर्स्ट ये लिख लो बेटा कि टी जो होगा, टी विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये इक्वेशन मान लो, बोल सकते हैं ऐसा, यस सर है ना। Yes, फर्स्ट sir. ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो ये वी कैन से, है ना, कि ये वाले इक्वेशन को फॉलो करेगा। नाउ ध्यान देना बेटा, है ना, ध्यान देना, जो आर नॉट है, आर नॉट विल बी इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई θ1, ठीक है। θ1 क्या है बेटा, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सुगर, प्योर सुगर सॉल्यूशन, है ना। अगर तुमको स्पेसिफिक रोटेशन याद हो, स्पेसिफिक रोटेशन का जो फॉर्मूला है ये कुछ ऐसा होता है, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा बाय सी इंटू एल, ठीक है ना। ये जो बिग ब्रैकेट वाला है वो तुम्हारा स्पेसिफिक रोटेशन हो गया, अल्फा जो है दैट इज द डिग्री ऑफ रोटेशन, मतलब जो भी गया क्लॉकवाइज, मान लो 30 डिग्री घुमा, 40 डिग्री घुमा, जितना भी घूम रहा है, क्लॉकवाइज अगर गया तो उसको प्लस लिखते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज गया तो उसको हम लोग माइनस लिखते हैं। एल इज द लेंथ ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब, है ना। चलो पोलरीमीटर का एक बार तेरे को डायग्राम दिखा देता हूँ, थोड़ा सा, शायद थोड़ा सा, एक मिनट रुकना बेटा। देखो, दिख रहा है, इमेज दिख रही है कुछ? यस 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 सर चलो ठीक है, ये जो तुम्हारा जो लेफ्ट अपर कॉर्नर है वो तुम्हारा लेंस होता है ना, जिस जिस मतलब उस पे हम आंखें डाल के देखते हैं, ठीक है। ये ट्यूब होता है, ये बीच में जो गया है ना लंबा सा, दैट इज ट्यूब, ठीक है। और जहाँ पे ये एक ये वाला जो बना हुआ है, जहाँ पे हैंड मैं रोटेट कर रहा हूँ, है ना, माउस जो रोटेट कर रहा हूँ, वो तुम्हारा हो गया, वहां पे तुम्हारा सोडियम लैंप होता है उसमें, ठीक है। तो सोडियम लैंप के अंदर ही वो पीपीएल वगैरह जो भी अरेंजमेंट है वो इसी गुंबद के अंदर होता है ना। तो जब हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है ना, यहाँ से, है ना, लेफ्ट अपर कॉर्नर से जब हम देखेंगे आंख लगा के, तो ये जो ट्यूब है, इसी ट्यूब में ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का सॉल्यूशन होता है, राइट। सो एल इज बेसिकली लेंथ ऑफ दिस ट्यूब, ठीक है। एल क्या है तुम्हारा बेटा, लेंथ ऑफ द ट्यूब है। सी इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। सो स्पेसिफिक रोटेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, इट विल बी लाइक रोटेशन पर पर मोलर कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट लेंथ, है ना, रोटेशन पर मोलर पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो θ1 की वैल्यू आएगी, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन कितना है, T इक्वल टू 0 पे A, एक मिनट रुकना। दिख रहा है इमेज पे, कुछ दिख रहा है, वन नोट दिख रहा है बेटा सबको? यस सर यस सर Yes, sir. ठीक है।
तो देखो आर नॉट जो होगा इट विल बी इक्वल टू ए इंटू थीटा वन, है ना। थीटा वन तुम्हारा प्योर शुगर का है और ए इज द कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो ए इंटू थीटा वन हो जाएगा आर नॉट। आर टी विल बी इक्वल टू, ध्यान देना बेटा, ये क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स इंटू थीटा वन प्लस एक्स इंटू थीटा टू प्लस एक्स इंटू थीटा थ्री। आई होप ये सबको क्लियर है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। एंड आर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा बेटा, शुगर गया पूरा का पूरा, है ना। तो वो हो जाएगा प्लस 8 थीटा 0 इंटू थीटा वन प्लस एक्स सॉरी ए इंटू थीटा टू प्लस ए इंटू थीटा थ्री। Hence, R naught minus R infinity, that will be equal to R naught minus R infinity बेटा हो जाएगा R naught minus R infinity। अगर A कॉमन लेते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा थीटा वन माइनस थीटा टू माइनस थीटा थ्री। This is R naught minus R infinity and R naught minus RT. R naught minus RT. This will be R naught minus RT. Okay, R naught ये हो जाएगा A इंटू थीटा वन माइनस A माइनस एक्स इंटू थीटा वन माइनस एक्स इंटू थीटा टू माइनस एक्स इंटू थीटा थ्री, है ना। तो यहां से R naught minus RT एक्स थीटा 1 माइनस एक्स थीटा 2 माइनस एक्स थीटा 3। एक्स थीटा टू माइनस एक्स थीटा थ्री। ओके, सो यहाँ पे कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या हम लोग, आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी। एक्स उसके बाद थीटा 1 माइनस थीटा 2 माइनस थीटा 3। ओके चलो ठीक है। एक मिनट रुकना, इसको लिखना मतलब ये एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, ये इसमें आ नहीं रहा है। एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट रुकना। अगर इसको हम आर टी माइनस आर इन्फिनिटी करते हैं, एक मिनट रुकना, आर टी माइनस आर इन्फिनिटी तो ये हो जाएगा ए माइनस एक्स इंटू थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री इंटू एक्स माइनस आर इन्फिनिटी हो जाएगा ए इंटू थीटा टू प्लस थीटा थ्री, है ना। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस एक्स अगर कॉमन ले लो बेटा, ए माइनस अगर एक्स कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा थीटा वन माइनस थीटा टू माइनस थीटा थ्री। हाँ ठीक है ना। ये तुम्हारा हो गया आर टी माइनस आर इन्फिनिटी। ठीक है। सो हेंस हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना कि a अपॉन a माइनस एक्स विल बी इक्वल टू आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी अपॉन आर टी माइनस आर इन्फिनिटी। आ रहा है देखो तो, थीटा वन माइनस थीटा टू माइनस थीटा थ्री ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, दिस विल बी आर इन्फिनिटी माइनस आर नॉट अपॉन आर इन्फिनिटी माइनस आर।
ठीक है, तो बस इसको अब इक्वेशन 1 में पुट कर दो, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 दिस विल बी t is equal to 2.303 upon k log a by a minus x r infinity minus r naught upon r infinity minus r t. ठीक है, so this is the expression for time and rate constant in terms of optical rotation. ठीक है, this is the expression. गुनगुन आ गया समझ में बेटा? यस, आ रहा है समझ में? Yes, sir. ऊपर करूं इसको? Yes, sir. क्या सर? चलो एक सवाल करते हैं ना। एक मिनट रुकना बेटा। चलो इक्वेशन दिया हुआ है। अच्छा भाई, A, B and C are optically active with a specific rotation (20°, 30° and -40° respectively. ठीक है, रिएक्शन दिया है A aqueous gives B aqueous plus C aqueous, है ना। Starting with pure A
अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग का FRT कब है? 15 तारीख को है ना? सर नोटिफिकेशन नहीं आया अभी तक। क्या पता नहीं। Okay. एक मिनट रुको, कुछ तो था तुम लोग का। एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट रुकना। पंद्रह जून को तुम लोग को FTS है, ठीक है, ऑनलाइन मोड में रहेगा। सिलेबस इज सेम एज UT2। UT2 में तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, राइट? यस हाँ, तो FTS 2 जो है वो 15 तारीख को बेटा, और टाइम जो है वो 4 से 7 है। तो इसमें क्या होगा? अरे नाम चेंज हो गया, टेस्ट वही है। ठीक है, फॉर्मूला टेस्ट टाइप का वो जो हुआ था ना पिछली बार, उसी टाइप का रहेगा। यस सर। इलेक्ट्रो का, है ना? चलो ठीक है। सो यहाँ पे स्टार्टिंग विथ प्योर A, if RT is 2.5 degree after 6.93 minutes and R infinity is -5 degree after infinite time, है ना? After infinite time, find K for first order conversion of A into B and C। सॉल्व करो तो इसको। सर डन। डन। कितना आया? 0.3। ओके,
और किसी का? इसका आंसर 0.173 दिया हुआ है, 0.173। यस सर, आ गया। चलो ठीक है, ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं था बेटा। ये आर नॉट इज 20 डिग्री, है ना। प्योर ए का कितना है? 20 डिग्री। आर टी दिया हुआ है 2.5 डिग्री एंड आर इन्फिनिटी इज गिवन -5 डिग्री। सो आर क्या था फॉर्मूला में तुम्हारा? आर इन्फिनिटी माइनस आर नॉट, यही था ना भाई। ये हो जाएगा तुम्हारा -5 माइनस आर नॉट मतलब 20, ये हो जाएगा -25 डिग्री। And R infinity minus RT, that will be equal to -5 minus 2.5, that will be -7.5 डिग्री, है ना। सो T will be equal, सॉरी K निकालना है ना अपने को, ठीक है। ये तो वैल्यू मिल गई, K देख लो, K क्या हो जाएगा? 2.303 बाई T। T दिया हुआ है बेटा 6.93 log R infinity minus R naught divide by R infinity minus RT, ठीक है। तो ये 0.3, ये हो जाएगा बेटा 2.303 अपॉन 6.93 और इधर हो जाएगा log 10/3, ठीक है। देख लो जो भी आंसर आ रहा है। ठीक है, कितने लोग आया था ये आंसर बेटा? ओके, ओके, या तो सर ऐसी थोड़ी सी गलती हो गई थी बीच में, इस वजह से आंसर गलत आ गया था। क्या किया था तूने? सर नहीं, मतलब साइन की मिस्टेक हो गई थी, -5 -2.5 को गलत लिख दिया था सॉल्व अच्छा, करके। ओके, चलो ठीक है, ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट तो यही लगाया था ना। यस सर। चलो ठीक है, ठीक है। तो बस इसमें यही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, है ना। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ठीक है। एडवांस में पूछेगा, मेंस में नहीं आएगा, है ना। अगर आया तो एडवांस में पूछेगा बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये तो तुम्हारा हो गया एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन, है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग चलो नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। मेथड्स टू फाइंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो देखो बेटा, पहला मेथड है इसमें मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इसको हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हिट एंड ट्रायल मेथड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल मेथड क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज जो हमारे पास डेटा होता है ना, वी हैव सम डेटा, उस डेटा को हम क्या करते हैं, मान लो मेरे पास 3 डेटा है, ठीक है। तो बेटा
पहला डेटा को मैंने एक जीरो ऑर्डर के इक्वेशन में पुट किया, फिर दूसरे डेटा को मैंने जीरो ऑर्डर के इक्वेशन में पुट किया, फिर तीसरे डेटा को मैंने जीरो ऑर्डर के इक्वेशन में पुट किया, है ना। तो 3 एक्सपेरिमेंट का 3 डेटा हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन में पुट करते हैं। अब हम लोगों को ये पता है कि भाई रेट कांस्टेंट जो है वो चेंज नहीं होगा, तो डेटा पुट करने के बाद अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम आ गई तो वो हो जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, है ना। जीरो में अगर फिट नहीं हो रहा है तो फिर फर्स्ट ऑर्डर में पुट करके देखो, उसमें भी फिट नहीं हो रहा है तो फिर सेकंड ऑर्डर में पुट करके देखो। मतलब जिस इक्वेशन में डिफरेंट डिफरेंट डेटा के लिए अगर रेट कांस्टेंट सेम आ गया बेटा तो वही तुम्हारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। ये क्लियर है? यस यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया हिट एंड ट्रायल मेथड, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो लिखवाना नहीं है ना इसको, आगे बढ़ता हूँ फिर। यस सर। यस ठीक है, दूसरा है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, दूसरा है बेटा ग्राफिकल मेथड। तो व्हाट वी डू हियर, व्हाट वी डू हियर कि हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, मान लो कि इफ प्लॉट ऑफ log concentration of A versus time is a straight line, मतलब बेसिकली जो डेटा दिया है ना, उसको इस फॉर्म में पुट करके अगर स्ट्रेट लाइन मिला, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 4-5 डेटा दिए हुए हैं टाइम के साथ, तो लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ले लो वर्सेस टाइम, उसको प्लॉट करो, अगर वो स्ट्रेट लाइन मिल रहा है तो कैसा इक्वेशन हो जाएगा, ये कैसे क्या होगा ऑर्डर, किसमें आता है लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, लॉग किसमें आता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर में, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा 1। ठीक है, दूसरा है तुम्हारा 1/a वर्सेस टाइम is a straight line, is a straight line, then order will be equal to 2। ठीक है, order will be equal to 2। और ठीक है, ऐसे करते रहो, है ना। मतलब ग्राफिकल मेथड है बेसिकली, एक्सपेरिमेंट करो, then you will have different concentration of A at different time interval, उसको ये इस तरह से पुट करके देखो, तो स्ट्रेट लाइन अगर मिल गया तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा पता चल जाएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। थर्ड मेथड है हाफ लाइफ मेथड, हाफ लाइफ मेथड। ठीक है, हाफ लाइफ मेथड। अब देखो अपने को ये बताया बेटा कि जो टी हाफ है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a to the power n-1। ठीक है, ये पता है अपने को, है ना, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a to the power n-1 या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a to the power n-1। ये तुम लोगों ने शायद निकाला भी था, है ना, ये क्वेश्चन दिया था मैंने। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे A जो है इट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एंड N जो है दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या बेटा कि T half 1 is directly proportional to 1/a1 to the power n-1, and T half 2 is directly proportional to 1/a2
A2 to the power n-1 लिख सकते हैं ऐसा ना? यस सर। तो यहां से T12 upon T12 will be equal to A1 by A2 to the power n-1 है ना? दोनों साइड लॉग ले लो बेटा, टेक लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड अगर लॉग ले लोगे तो ये हो जाएगा लॉग T12 by T12 है ना, T12 that is equal to n-1 into log A1 upon A2 है ना। तो यहाँ से बेटा n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा यहाँ से 1 plus log T12 minus log T12 divide by log A1 minus log A2। ठीक है, so that's how we find the order of reaction। ठीक है, देखो न्यूमेरिकल डेटा जब पुट करोगे ना तो आसान से हो जाता है, मतलब यहाँ पे तुमको क्योंकि हम लोगों ने डिराइव किया इतना लंबा चौड़ा है ना, इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब डेरिवेशन हो गया, बट न्यूमेरिकल डेटा जब रहेगा ना तो ये आसानी से हो जाता है। आगे बढ़ूं? यस सर। चलो ठीक है, ये आ रहा है सबको समझ में? यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया एक्सपेरिमेंटल डेटा का, है ना, हाउ टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इफ डेटा इज गिवन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ठीक है, जिससे रिसेंटली क्वेश्चंस ठीक ठाक पूछ रहे हैं, है ना, इस टॉपिक से। ठीक है, एक चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता ही देता हूँ। ठीक है, देखो एक एक ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी पढ़ा होगा बेटा सबने, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, याद है कुछ? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था। यस सर। अनस्टेबल स्टेट होता है वो। हाँ, हाईली अनस्टेबल स्टेट होता है वो, है ना, मतलब वो थ्योरी में ही एग्जिस्ट करता है। ट्रांजिशन स्टेट जो है वो इट एग्जिस्ट इन थ्योरी ओनली, है ना, प्रैक्टिकल में उसका कोई लेना देना नहीं है, ना, मतलब हम उसको आइसोलेट नहीं कर पाए तो हमारे लिए वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक है, इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं उस चीज को, है ना। एक हम लोगों ने डिफाइन किया था एक्टिवेशन एनर्जी,
एक्टिवेशन एनर्जी EA EA। अनन्या याद है बेटा एक्टिवेशन एनर्जी? अभिमन्यु याद है कुछ? भाई पेट्रोल में अगर आग लगानी हो तो माचिस जलानी पड़ेगी। क्या होगा? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू स्टार्ट द रिएक्शन। यही होता है ना एक्टिवेशन एनर्जी। Yes, sir. ठीक है, सो इट इज नथिंग बट मिनिमम amount of energy required by reactant molecules to initiate a reaction is known as activation energy, है ना? Is known as activation energy. It is denoted by EA, है ना? It is denoted by EA। ठीक है, दूसरे टर्म डिफाइन करते हैं बेटा हम लोग, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना? थ्रेशोल्ड एनर्जी हम लोग बोलते हैं, देखो हर एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है ना। एवरी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल या हर एक मॉलिक्यूल का अपना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, दो एग्जांपल ले रहा हूं मैं, या दो ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं बेसिकली। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ये ग्राफ तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखा होगा, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जैसे एक 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 एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पे, दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस वन इज प्रोडक्ट। ठीक है, ये जो टॉप पोर्शन है ये क्या कहलाता है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? Activated Transition ट्रांजिशन स्टेट या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, बोथ आर सेम थिंग। Yes, sir. ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोथ आर सेम थिंग, है ना? सो बेसिकली व्हेन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ ईच अदर, some bonds are broken and some bonds are formed। कुछ बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं, कुछ बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है, इट इज दैट state of reactant molecules in which the bonds, some bonds are partially broken and some bonds are partially formed। ठीक है ना? It is nothing but that state of reactant molecules जहाँ पे कुछ बॉन्ड partially ब्रेक कर चुके हैं, कुछ बॉन्ड partially फॉर्म हो गए हैं, एंड इसकी एनर्जी मैक्सिमम है, उसी को नाम दिया गया है ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी हम लोग डिफाइन करते हैं बेटा,
जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी है प्लस प्लस जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, ठीक है। तो दोनों केस में ट्रांजिशन स्टेट हो गया है ना। यहाँ पे the energy required by reactant molecules to reach the transition state है ना, it is like a mountain है ना, शायद पहले भी डिस्कस किया था मैंने, इट इज लाइक अ माउंटेन। तो बेटा माउंटेन के टॉप पे अगर पहुंच गया है तो नीचे आ जाएगा आराम से। नीचे आने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, जितनी एनर्जी लगनी थी टॉप तक पहुंचने के लिए लग गई। तो वहां तक अगर पहुंच गया मॉलिक्यूल है ना, तो फिर रिएक्शन हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। सिमिलरली this is also activation energy है ना। the difference between reactant energy and product energy, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेल्टा एच। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा एच है ना। इन दिस केस डेल्टा एच इज लेस देन 0 और राइट वाले केस में डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0। सो लेफ्ट वाला जो रिएक्शन है बेटा वो है तुम्हारा एक्सोथर्मिक और राइट वाला जो रिएक्शन है ये है एंडोथर्मिक। TS is called as transition state, transition state, ठीक है। Does transition state exist actually, क्या आंसर होगा, No. No, sir. No, sir. नो सर। है ना। It is a theoretical concept, it does not exist, ठीक है। तो ये हो गया। अब मुझे तुम ये बताओ कि एक एक क्वेश्चन दे रहा हूं, चलो एक एक ट्रांजिशन स्टेट हो गया। थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होगा बेटा यहाँ पे, threshold energy is equal to potential energy of reactant plus EA, activation energy, ठीक है। और बेसिकली यू कैन से इट इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ TS, ट्रांजिशन स्टेट। है ना, इट इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। इसी को नाम दिया बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी। चलो मेरा क्वेश्चन था विच, चलो मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन है ना, तुम करो तो इसको बेटा। क्या हो गया इसको, एक मिनट रुकना। चलो बेटा एक क्वेश्चन था मेरा, which of following statement is correct for a reaction, for a reaction, ठीक है। for a reaction, A EA is equal to mod of delta H for
या ग्रेटर कर लो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन बी EA is less than mod of delta H for endothermic sorry, for exothermic reaction. C EA is greater than mod of delta H for endothermic reaction. And last, EA is less than mod of delta H for endothermic reaction. देखो तो बेटा सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है ना, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है। देखो तो ग्राफ दिखाऊं क्या? हाँ भाई बोलो, ग्राफ देखना है या तुम लोगों ने प्लॉट किया है? सर प्लॉट किया है। ओके ठीक है, करो इसको, थोड़ा सोचो, मैं आता हूँ 1 मिनट में। हाँ भाई बोलो, क्या आंसर आया? एनीवन? आशुतोष, कोमल? हाँ सर। कुछ नहीं आ रहा है?
शायद सी होगा शायद। अच्छा एक बात बताओ, देखो ग्राफ को देखो, लुक एट द ग्राफ। मैंने यहाँ पे बेटा पहला ग्राफ में ई ए का जो डंडा है वो बड़ा मैंने खींचा है, तो कोई जरूरी थोड़ी कि वो बड़ा ही हो सकता है वो छोटा हो, और डेल्टा एच वाला डंडा बड़ा हो सकता है ना भाई। दे आर नॉट इन हाँ, रेंज ऑफ yes, ईच अदर, वो एक दूसरे के रेंज में है ही नहीं। तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, वी कांट कमेंट ऑन दैट, राइट? वी कांट कंपेयर देम, राइट? yes, Yes. यस आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कमेंट नहीं कर सकते हैं कि भाई ई ए और डेल्टा एच जो है उनमें से कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। दैट विल डिपेंड अपॉन रिएक्शन, है ना, दैट विल डिपेंड अपॉन रिएक्शन। क्वेश्चन सेकंड ग्राफ में देखो, सेकंड ग्राफ में बेटा जो ई ए वाला डंडा है और जो डेल्टा एच वाला डंडा है, लाइन जो है, कौन सा छोटा कौन सा दिख रहा है? ये दोनों, मतलब डेल्टा एच इज अ सब पार्ट ऑफ ई ए, राइट? यस यस सर। Yes. ठीक है ना, तो यहाँ पे तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन हो, डेल, है ना, ई ए की जो वैल्यू होगी वो हमेशा डेल्टा एच से ज्यादा होगी, करेक्ट? हाँ सर। Yes, sir. yes, sir. किसी का नहीं आया ये? ओके, चलो ठीक है, ठीक है। सो ई ए विल बी ग्रेटर देन डेल्टा एच फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, यही हो जाएगा आंसर इसका, राइट? है ना, द आंसर विल बी दिस वन। क्लियर है ये? Yes, sir. इसको ऑलवेज Yes, यस ऑलवेज करेक्ट फॉर ए रिएक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी एंड रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। देखो ध्यान देना, देखो ध्यान दो। अगेन सेम ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। सेम हियर, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये है तुम्हारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, और इधर डाल देते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन का। R is reactant and P is product. R is reactant and P is product. ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा ध्यान देना, देखो ध्यान देना यार, ये कलर कभी कभी क्या हो जाता है। देखो
दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, EAF क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन। एक तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी, कुछ ऐसा टर्मिनोलॉजी कुछ पढ़ा था? सब बता दो। तुम ठीक है, कुछ नहीं है, मतलब नाम दे दिया गया है, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी। बस ये बताता है बेटा कि जो ए से मान लो कोई रिएक्शन है, कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन है जिसमें हम लोग ए को बी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ए को बी में कन्वर्ट करने का जो मैकेनिज्म होगा, है ना, जो भी मैकेनिज्म होगा, तो बी से ए के लिए मतलब रिवर्स रिएक्शन के लिए, है ना, रिवर्स रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म भी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। कहने का मतलब ये है बेटा कि pathway of both forward reaction and backward reaction is same but in opposite direction. Mechanism of both forward reaction and backward reaction is same but in opposite direction. Means दोनों केस में ट्रांजिशन स्टेट सेम होगा, दोनों स्टेट में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स सेम होगा। ये क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, इसका एक एग्जांपल भी मैं दे देता हूं। तुमने एक किया होगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कीन बनाने के लिए, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और H3PO4, है ना। एंड दूसरा रिएक्शन बेटा तुमने किया होगा, दूसरा रिएक्शन तुमने किया होगा हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट H3PO4। ये दोनों रिएक्शन रिवर्सिबल, मतलब कि एक तुम्हारा ए से बी है, दूसरा बी से ए है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन है, दूसरा बैकवर्ड है ना। जैसे चलो एक लिख ही देता हूँ यहाँ पे C2H4 plus H2O, we get CH3CH2OH, है ना। अगर तुमको हाइड्रेशन करवाना हो तो तुम क्या लेते हो? डाइल्यूट H2SO4, और अगर तुमको डिहाइड्रेशन करवाना हो देन यू टेक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, सो रिवर्सिबल रिएक्शन है, फॉरवर्ड का जो मैकेनिज्म होगा वही मैकेनिज्म बैकवर्ड का भी होगा बट इन रिवर्स डायरेक्शन, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। तो दोनों केस में बेटा इंटरमीडिएट्स, सॉरी, ट्रांजिशन स्टेट विल बी सेम। सो उसी को थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे। ये हो गया बेटा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, सिमिलरली activation energy of backward reaction and activation energy of forward reaction। ग्राफ में कहीं पे किसी को डाउट है बेटा पूछो। ग्राफ में कहीं किसी को, या अभी तक जो भी डिस्कस किया पॉइंट यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? एनीवन? नहीं है, चलो ठीक है। सो EAF and EAB are activation energy, है ना, activation energy of forward and
बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेटा पे अटेंशन, डेल्टा एच यहाँ पे भी है, इन दिस केस नेगेटिव, और डेल्टा एच यहाँ पे भी है, इन दिस केस पॉजिटिव, है ना। हम लोग यहाँ पे एक टर्म लिखेंगे कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, बस इतना था और कुछ नहीं है ना, इस ग्राफ का इतना रिप्लेशन है। ठीक है, आगे समझ में, अनन्या आ रहा है समझ में बेटा? Yes, sir. सर हाँ सेकंड हर्षित, सेकंड ग्राफ में आपने EAF एंड EAB उल्टा लिख दिया है क्या? नहीं तो ठीक तो लिखा है। नहीं सर, EAF माइनस EAB करेंगे तो सर नेगेटिव आएगा ना, डेल्टा एच। एक मिनट रुकना। अच्छा हाँ हाँ, लाइन मैंने उल्टी ड्रॉ कर दी है। यस सर, यस। हाँ हाँ हाँ, लाइन मैंने उल्टा ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, थैंक यू बेटा। रिएक्टेंट से टॉप पे जाने के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी एंड रिवर्स रिएक्शन के लिए ये वाला हो जाएगा, प्रोडक्ट से टॉप पे जाने के लिए, है ना, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए उल्टा ग्राफ हो जाएगा। यस सर। ठीक है, ठीक है ना। डन हो गया। Yes, sir. Yes, sir. चल ठीक है, चल ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। अभी तक हम लोगों ने भाई ये थ्योरेटिकली देखा था, ठीक है, कि भाई विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर rate of reaction hence rate constant increase, है ना। तो यहाँ पे टर्म डिफाइन करते हैं बेटा हम लोग, फाई इज कॉल्ड एज टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, फाई इज कॉल्ड एज टेम्परेचर कोफिशिएंट, है ना। फाई जो है इट इज नथिंग बट
rate of reaction at T degree Celsius upon rate of reaction at T plus 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन एट T डिग्री सेल्सियस अपॉन, सॉरी एक सेकंड उल्टा लिख दिया मैंने, ये T plus 10 कर लेना। मतलब बेसिकली तुमको ये बताता है ना, बेसिकली इट टेल्स यू कि अगर तुमने किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया तो रेट कितना टाइम्स इंक्रीज होगा, है ना। अगर तुमने किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया बेटा, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स इंक्रीज होगा, है ना। एंड इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली पाई जाती है 2 2 3। यहाँ लिख देता हूँ, एक मिनट। Value of phi is found to be 2 2 3 experimentally। ठीक है, इसकी वैल्यू 2 से 3 के बराबर होती है ना, इसकी वैल्यू 2 से 3 के बराबर होती है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे कि phi इज इक्वल टू k T plus 10 अपॉन k T। ठीक है, यहाँ पे हियर R तुम्हारा है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन, K जो है इट इज रेट कांस्टेंट, एंड T इज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो आई होप ये क्लियर है। आर टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन एट T plus 10। आर टी का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन एट T डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली के T plus 10 ये हो जाएगा रेट कांस्टेंट एट T plus 10 डिग्री सेल्सियस, एंड के टी इज रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस। ये लिख दूं क्या, या मतलब समझ में आ जाएगा? समझ जाएगा सर। यस सर। ठीक है बेटा, तो एक और इक्वेशन आता है, if T1 and T2 are two absolute temperature, ठीक है, two absolute temperature, then rate constant at T2 is equal to rate constant K2 is equal to K1 into phi to the power eta, where eta is equal to T2 minus T1 upon 10, है ना। ठीक है, तो ये दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, चलो एक सवाल करो तो बेटा, एक सवाल करो तो। रेट कांस्टेंट
of a reaction at 25 degree Celsius is 4 into 10 to the power minus 2 per second, है ना? Find the rate constant at 45 degree Celsius if phi is equal to 2. करो तो सॉल्व इसको बेटा. Sir, 16 into 10 to the power minus. 0.16. Yes, sir. चल ठीक है. Yes, sir. ठीक है बेटा. कितने लोगों का आया? ट्वेल्व 13 सिंपल तो फॉर्मूला में तो पुट करना था बेटा, और तो कुछ करना नहीं था इसमें. ठीक है, देखो दो तरीके हैं, है ना? दो तरीका है इसका. पहला तरीका है बेटा के दिया हुआ है, K1 दिया है 4 into 10 to the power minus 2 per second. ठीक है, तो K2 कितना हो जाएगा? K2 will be equal to K1 into 5 to the power T2 minus T1 by 10. यही होगा ना? ये हो जाएगा 4 into 10 to the power minus 2 into 2 to the power 45 minus 25 by 10. ठीक है, 20 by 10 2 2 2 4 चौक 16 गुने 10 to the power minus 2 per second. ठीक है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना? आना चाहिए था, ये सबका आना चाहिए था. चलो कोई नहीं, है ना? एक तो ये मेथड हो गया. दूसरा मेथड है, जैसे मान लो स्टार्टिंग में K1 बेटा, ठीक है? K1 कब है? 25 डिग्री सेल्सियस पे. तो ये कितना हो जाएगा? 2K1 कब? 35 डिग्री सेल्सियस पे. फाइव का Yes, मतलब sir. यही है ना कि 2 टाइम्स 5 इक्वल टू 2 है. इसका मतलब क्या हो बेटा कि 2 टाइम्स हो जाएगा रेट कांस्टेंट अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया. द रेट कांस्टेंट बिकम्स 2 टाइम्स इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस, है ना? ये रेशियो ही बताता है ना भाई. Yes. ठीक है, और 2K1 से फिर कितना हो जाएगा? ये 4K1 कितने टेम्परेचर पे? 45 डिग्री सेल्सियस पे. बढ़ाते रहो टेम्परेचर, है ना? टेम्परेचर बढ़ाते रहो, रेट कांस्टेंट तुम्हारा दुगुना होता रहेगा. ठीक है.
चलो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन थ्योरी देखो कॉलिजन थ्योरी क्या बोलती है, as per the collision theory so many collision occurs between reactant molecules, है ना। मतलब जो हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं यहाँ पे कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट नंबर ऑफ कॉलिजन टेकिंग प्लेस पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड, है ना। पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड कितने कॉलिजन हो रहे हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। तो ये जो नंबर है ना कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, इट इज फाउंड टू बी वेरी हाई, 10 टू द पावर 25 से 10 टू द पावर 28, है ना। बहुत बड़ा नंबर है ये। अब सोचो इतना बड़ा नंबर है, अगर सारे कॉलिजन सक्सेसफुल हो जाए प्रोडक्ट बनाने में तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना फास्ट होगा। आ रही बात समझ में? Yes, sir. यस सर। ठीक है, बट एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं पाया जाता है, हाँ एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं पाया जाता है ना, कि कोई रिएक्शन मॉडरेटली फास्ट है, कोई कोई फास्ट है फाइन, बट कोई कोई बहुत स्लो भी है ना। बहुत ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पाया जाता है। तो उसका रीजन क्या होता है भाई? उसका रीजन ये होता है कि जो कॉलिजन होते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, है ना, वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है इफेक्टिव कॉलिजन, दूसरा होता है इनइफेक्टिव कॉलिजन। इफेक्टिव कॉलिजन में प्रोडक्ट मिल जाता है, इनइफेक्टिव कॉलिजन में प्रोडक्ट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है बेटा? दो रीजन होते हैं, है ना, दो रीजन होते हैं इसके। रीजन नंबर 1, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिल पाती है, ठीक है ना। कि मान लो कोलाइड किए, है ना, बट उनकी एनर्जी इतनी नहीं थी कि वो एक्टिवेशन एनर्जी वाले बैरियर को क्रॉस कर सकें, ठीक है। तो वहां पे तुमको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, राइट। पहला रीजन। दूसरा रीजन, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड तो किया, है ना, एक्टिवेशन एनर्जी भी ऑब्टेन हो गई, वो भी मिल गया, बट एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड नहीं किया, प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड नहीं किया, है ना। इट इज लाइक कि भाई क्रिकेट मैच हो रहा है जैसे, है ना, जैसे आईपीएल वगैरह होता है ना, 2020 मैचेस होते हैं, ठीक है। तो मान ले चल धोनी या विराट कोहली बैटिंग कर रहा है। अब देखो बॉलर ने बॉल फेंकी, है ना, ठीक है ना, उसने बल्ला घुमाया, बहुत फोर्स लगाया, बल्ला घुमाने के टाइम पे अच्छा खासा फोर्स अप्लाई किया, बट अगर ओरिएंटेशन अच्छा नहीं है बेटा तो कैच आउट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, करेक्ट। यस सर। Yes, sir. बैट और बॉल के बीच में एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, एक प्रॉपर कनेक्शन बैठना चाहिए, तभी जाके वो 6 जाएगा, तभी जाके वो 4 जाएगा, है ना। अगर ओरिएंटेशन अगर प्रॉपर नहीं है तो फिर आउट होने की पॉसिबिलिटी अच्छी है ना। सो कुछ उसी टाइप का यहाँ पे है ना, कुछ उसी टाइप की कंडीशन बेटा यहाँ पे भी है, ठीक है ना। कि भाई दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, एक दूसरे से कोलाइड किए, कोलिजन के टाइम पे एक्टिवेशन एनर्जी तो मिल गई, है ना, दैट इज फाइन, बट मॉलिक्यूल्स का जो ओरिएंटेशन होना चाहिए था वो प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं था, तो वहां पे प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, देखो ध्यान देना, ध्यान देना बेटा। एक है CCl, है ना, H हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। इसको मैं रिएक्ट कर रहा हूँ बेटा OH माइनस के साथ, ध्यान देना, इसको मैं रिएक्ट करवा रहा हूँ किसके साथ? OH माइनस के साथ। अब कार्बन एंड क्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो क्लोरीन विल हैव डेल्टा माइनस चार्ज, कार्बन विल हैव डेल्टा प्लस चार्ज, राइट। अब ये जो OH माइनस है बेटा, OH माइनस जो है, अगर ये फ्रंट साइड से अटैक करता है तो डेल्टा माइनस जो है क्लोरीन पे वो क्या करेगा? OH माइनस को रिपेल करेगा, राइट। Yes, sir. Yes, sir.
ठीक है, अगर OH माइनस फ्रंट साइड से अटैक करता है CH3Cl पे, क्योंकि OH माइनस को देखो, OH माइनस को कहाँ पे अटैक करना है, ये जहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज है ना भाई। नेगेटिव चार्ज को किससे प्यार होगा, पॉजिटिव चार्ज से प्यार होगा, डेल्टा प्लस से प्यार होगा। तो OH माइनस कहाँ पे अटैक करना चाहेगा, डेल्टा प्लस वाले कार्बन पे, है ना। तो अगर ये फ्रंट साइड से अटैक करता है तो क्लोरीन भाई वहां पे बैठा हुआ है ना, नेगेटिव चार्ज, वो भाग जा, है ना, रिपेल करेगा, वो भगाएगा उसको, ठीक है। बट अगर ये बैक साइड से अटैक करता है तो अटैक हो जाएगा। हमारी बात समझ में? तो बैक साइड ओरिएंटेशन प्रोडक्ट बनेगा, फ्रंट साइड ओरिएंटेशन प्रोडक्ट नहीं बनेगा, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी मिल भी जाए तो भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा अगर OH माइनस फ्रंट साइड से अटैक करता है ना, इफ इट अटैक्स फ्रॉम द फ्रंट साइड। तो ओरिएंटेशन वाला पॉइंट क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes. ठीक है, तो चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं फिर, है ना। बाकी इसका जो आई थिंक कितना क्लास लगेगा यार, एक क्लास में कोशिश करूंगा कि एम्प्लॉयटिक्स और खत्म हो जाए, लेट्स सी। Thank you, sir. उसके बाद मेटलर्जी कराओगे ना सर? अरे नहीं, इसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री, रेडियो एक्टिविटी, वो भी बाकी है। यस सर। ठीक है, तो मतलब मिलता जुलता ही है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का ही है वो, हाँ। देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके बेटा। Thank you, sir.